अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग के लिए शानदार टॉपिक लेकर के आए हो। टॉपिक का नाम है भारत को आजादी कैसे मिली, भारत को आजादी दिलाने में किन किन नेताओं का भूमिका रहा। जैसे कि आप लोग को पता है कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा और अथक प्रयासों के बाद भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और 15 अगस्त 1947 के दिन पहली बार भारतीय लोग चैन की सांस लिए। पहली बार इतने भीड़ एक जगह इकट्ठा हुए और सभी लोग चाहते थे कि आजादी का जश्न हम लोग देखें। आजादी के जश्न को कोई भी भूलना नहीं चाहते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा फहराया गया और देख पा रहे हो माउंटबेटन, ब्रिटिश के अंतिम वायसराय माउंटबेटन के द्वारा झंडे को तिरंगा सलामी दी गई। अब हम लोग बात करते हैं कि वे भारत के कौन कौन सपूत थे जो हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दी। शहीद राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो साथियों, आप लोग को पता है कि इन तीनों को फांसी क्यों दी गई थी, क्या रीजन था। लाहौर के सैंडर्स आप लोग जानते होंगे ना, क्या हुआ, लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे से वार कराया गया था क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध किया था। और भाई क्या हुआ कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और यही बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया कि सैंडर्स की हत्या कर डाली। अब क्या हुआ कि लाहौर के कोर्ट में इन तीनों को सबसे पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ये लोग विचार विमर्श करने लगे कि भैया कैसे हम लोग छुड़ाएं, इन तीनों को कैसे छुड़ाएं। इनके लिए इन्होंने अपना, ये बहुत बड़े वकील थे, भारत के बहुत गिने चुने वकील में से एक थे। अब क्या हो, उनके छुड़ाने का प्रयास किया जाने लगा। जब ब्रिटिश हुकूमत को पता चला कि अब जो है ये लोग छुड़ा लेंगे और अचानक क्या होता है, इन लोगों का उम्र कैद को फांसी की सजा में तब्दील कर दी जाती है और डेट फिक्स कर दिया गया कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन देखो चारों तरफ हल्ला बोल होने लगा, भारत माता की जय, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सारे नारे लगने लगे। सभी लोग, क्योंकि यह नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने के श्रेय किसे दिया जाता है, भगत सिंह को दिया जाता है। और सभी लोग जब रास्ते पर डंडे के साथ इकट्ठा होने लगे तो अंग्रेजों को पता चला कि भैया ये लोग बहुत बड़े क्रांति कर सकता है, यह तीनों को छुड़ा सकते हैं। और क्या होता है कि भाई एक दिन पहले अर्थात 23 मार्च 1931 के दिन इन तीनों को फांसी के लिए बुलाया जाता है। ये लोग तीनों भाई आपस में, ये तीनों मित्र आपस में आकर के गले मिलते हैं और फांसी को चूमते हुए वे तैयार हो जाते हैं। अंततः इनको फांसी दी गई और अब उसके बाद फांसी देने के बाद एक वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर को बुलाया गया था कि ताकि यह जीवित तो ना रह सके। तो भाई उसके बाद यह इतने डरे थे अंग्रेज कि इन लोगों को कोई भी हालत में जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। उसके बाद रिपोर्ट आया कि भाई फांसी देने के बाद इन तीनों की मृत्यु होगी। अब उसके बाद अंग्रेज चैन की सांस ली। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया ये तो काम हो गया। अब जो है नेक्स्ट हमारे बात करते हैं और शहीद कौन थे और हमारे भारत के सपूत कौन थे जो हंसते हंसते शहीद हो गए थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मंगल पांडे के बारे में। ओके, चलिए मंगल पांडे के बारे में आपको बताता हूं। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे साथियों आप लोग जानते होंगे ना, 34वीं रेजिमेंट के यह सिपाही थे। बैरकपुर वेस्ट बंगाल में कार्यरत थे, बलिया जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अब मंगल पांडे की बात करें, हुआ क्या था घटना कि भाई अचानक अंग्रेजों के द्वारा एनफील्ड राइफल लाया जाता है और एनफील्ड राइफल में क्या लगाया जाता था, उनमें जो गोलियां थी ना, तो गोली को पहले बुलेट को क्या किया जाता था, उनके कैप को खींचना पड़ता था। उसके बाद वो जो कैप था, कैप में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का मिश्रण था। वे चाहते थे सबको ईसाई बनाना। अब हिंदू भाई भी गाय की चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुस्लिम भाई भी
सुअर का चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसीलिए मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी वाला कारतूस के विरोध इन्होंने हल्ला बोल दिया और अपने दो सैन्य अधिकारी की हत्या इन्होंने कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या होता है मित्रों कि उसी समय इनके वर्दी को उतरवा लिया जाता है। सभी लोगों के बीच में इनके वर्दी को उतरवाई जाती है। इनके सामान, इनके जो भी गन थे, गन को जब्त कर लिया जाता है। और देखा कि फिर सभी इनके साथी भाई अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल करने लगे तो इनको कैद करके जेल में भेज दिया जाता है। 8 अप्रैल का वह दिन है जब मंगल पांडे को खुलेआम फांसी दे दी जाती है। तो भाई ये मंगल पांडे जी थे, इनका भी अहम भूमिका रहा भारत को आजादी दिलाने में। अब बात कर लेते हैं, एक और है, नाम आप लोग जानते होंगे ना, चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेजों के सामने कभी भी अपने सर को नहीं झुकाए। मित्रों क्या होता है, ये घटना इलाहाबाद की है। चलिए अब हम बात करते हैं इलाहाबाद में कौन सी घटना घटित होती है। 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 के दिन यह HRA के वरिष्ठ अधिकारी थे। आप लोग जानते होंगे ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो इनके गठन करने में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह का अहम भूमिका रहा। अब क्या होता है कि भैया 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेजों के साथ एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मुठभेड़ होता है और यह शहीद हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हंसते हंसते यह अपने जान की कुर्बानी करने वाले चंद्रशेखर आजाद को नमस्ते सलाम। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीज और है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, क्या ये साधारण व्यक्ति थे? भाई 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म कहां हुआ था? कटक में हुआ था। और मित्रों यह 1920 में 1920 में इन्होंने ICS एग्जाम को भी क्रैक किया, क्योंकि इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ करके बहुत बड़े अधिकारी बने। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों के जो सर्विस है वहां पर देना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों के सेवा में ये जाना चाहते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ यह बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ICS, जो वर्तमान समय में एक IAS अधिकारी होता है, तो इस प्रकार के पोस्ट को इन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया, सेवा नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ये बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। मित्रों 2 बार यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। तो भाई अचानक क्या होता है कि CR दास, चित्तरंजन दास के समक्ष आते हैं और चित्तरंजन दास से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद साथियों यह पूर्ण रूपेण यह भारत माता की सेवा में तैयार हो जाते हैं। मित्रों क्या हुआ कि इनको अंग्रेजों के द्वारा लगा कि अब बहुत बड़ा ये आंदोलन करने वाले हैं, तो सुभाष चंद्र बोस से भी अंग्रेज डर चुके थे और इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन मित्र होता क्या है कि जेल में इन्होंने बहुत बड़ा अनशन कर दिया। जेल में जब इन्होंने अनशन कर दिया, 7 दिनों की भूख हड़ताल कर दिया, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई कुछ हो सकता है और इसलिए इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इनको पूर्ण रूप से रिहा नहीं दिया जाता है। कलकत्ता के एक बंगले में इनको नजरबंद करके रखा जाता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद मित्रों आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों को हराने का प्रयास किया। लगा कि भारत में रह करके हम काम नहीं कर पाएंगे, तो साथियों वे अपना चिन्ह को बदलते हुए कहां चले जाते, काबुल कंधार होते हुए वे रसिया जाते हैं, रसिया से वे जर्मनी जाते हैं, जर्मनी के सबसे बेस्ट नेता हिटलर से वे मिलकर के इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने रणनीति को तैयार किया। अब देख पा रहे हो जापान, जर्मनी, उस समय कौन सा दौर चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यह इतने बड़े बड़े देशों के साथ दोस्तियाना नाता स्थापित करना यह आसान बात नहीं है। अब वे जापान,
जर्मनी से इन्होंने क्या किया कि साथियों दोस्ताना रिश्ता को स्थापित किया और उसके बाद यह धीरे धीरे अंग्रेजों को हराने का प्रयास किया। अब चलते हैं भैया नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? नेहरू जी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और अब तक के सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे और अभी तक इतने लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री कोई नहीं रहे। भाई क्या है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के बहुत मतलब अच्छे यह कौन थे? शिष्य थे। और जवाहरलाल नेहरू साधारण परिवार से नहीं थे। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू इनको राजा की तरह, बिल्कुल राजा की तरह इनको रखा, कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी देख रहे हो इनको घर में रहना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उतर गए। कई बार इनको जेल जाना पड़ा और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके यह भारत को आजादी दिलाने के लिए तत्पर रहे। कई बार इनको डंडा भी लगे, कई बार यह जेल भी गए, लेकिन इन्होंने कभी भी घुटना नहीं इन्होंने। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की और क्या क्या अहम भूमिका रहा था। भाई जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इन्होंने 1910 में क्या किया? 1910 में इन्होंने बैरिस्ट्री अर्थात वकालत की पढ़ाई करके आए और 1929 की बात करें, 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता किए और 26 जनवरी 1930 के दिन रात्रि 26 जनवरी 1931 के दिन लाहौर के रावी नदी के तट पर इकट्ठा हुए कुछ लोगों के साथ, वहां पर तिरंगा फहराया और कहा कि भैया पूर्ण आजादी हमें मिल चुकी है। पूर्ण स्वाधीनता दिवस उन्होंने रावी नदी के तट पर मनाया। आगे बात करते हैं, उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। चले अब बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु आप लोग क्या बताओगे भैया, इनकी मृत्यु कब हुई थी? कोई बता सकते हो? तो भाई 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको प्यार से लोग बापू भी कहते हैं, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं और महात्मा गांधी भी कहते हैं। भाई पहला इसका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1969 1969 में इनका जन्म कहां हुआ था? कि इनका पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था मित्रों। और मृत्यु की बात करें 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु नई दिल्ली में बिरला मंदिर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब चले इनके बारे में इन्होंने क्या क्या काम किया था। देख पा रहे हो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की बात करें तो भाई यह घटना देखिए, महात्मा गांधी बहुत बड़े वकील हो चुके थे, बहुत बड़े वकील। और अब क्या है कि इन्हें भी पैसे की कमी नहीं थे और इनको क्या हुआ, एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम दादा भाई अब्दुल्ला था, और इनके केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अब यहां देख पा रहे हो आप, कोट पहने हैं, टाई लगाए हैं, महात्मा गांधी बिल्कुल आप लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल एक धोती पहनते तो नहीं। पहले इनका देखा जाए तो बहुत बड़े वकील थे, बहुत मतलब रईस परिवार के थे। और जब यह कहा जाते हैं भैया दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उस समय एक इनके साथ घटना हो जाती है। फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ वे सफर कर रहे थे और जब टीटी आया, कहा भैया टिकट, तो अपना टिकट दिखाया, देख रहे हो टिकट दिखा रहे। और उसके बाद जब टिकट दिखाया तो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, टीटी थे, अब इनको कहा कि भैया तुम भारतीय होकर के कैसे सफर कर रहे हो? यह कंपार्टमेंट, ये डिब्बा है, किसके लिए है? यह डिब्बा है अंग्रेजों के लिए, इसमें सफर वही कर सकता है जो ब्रिटिश मुल्क के हो, आप नहीं कर सकते हैं। और विरोध करने के बाद इनको ट्रेन से बाहर इनको गिरा दिया जाता है।
अब क्या होता है भैया, उसी दिन सोचा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा, आवाज उठाऊंगा, सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा, बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके द्वारा जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। हालांकि बात करें कि जब दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष के बाद जब भारत आते हैं 1915 में, तो इनके गुरु गोखले मिलते हैं। कहा कि भैया 2 साल तक आपको कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लेना है और पहले आप भारत के बारे में जानो। उसके पश्चात क्या होता है मित्रों कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह इनके द्वारा सफल बनाया जाता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में पहली बार देखा गया कि बिल्कुल बूढ़े बच्चे नौजवान बिल्कुल हुजूम की संख्या में इकट्ठा हुए और सभी लोग गांधी के साथ हो जाते हैं। और यह आंदोलन बेशक 2 वर्ष तक चला, क्योंकि महात्मा गांधी का जितने भी आंदोलन होता था अहिंसात्मक, क्योंकि अहिंसा और सत्य के पुजारी गांधी जी थे। यहां पर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को आंदोलन समाप्ति करना पड़ता है। अब बात करते हैं साथियों, आगे देख पा रहे हो एक आंदोलन है दांडी मार्च। साथियों कहा जाता है कि भले ही हमारे पास कुछ ना हो, नमक रोटी खा करके रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। अब लोग कैसे रहेगा? तो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 के दिन क्या हुआ कि दांडी मार्च अर्थात दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ किया गया। और 241 मील की यात्रा के बाद मित्रों इन्होंने दांडी पहुंच करके नमक एक मुट्ठी नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी स्थान से इनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इनमें कितने लोग थे। तो टोटल पहले के दौर में अगर हम देखें तो 78 लोग ही शामिल थे, लेकिन जब दांडी पहुंचे तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यह भी आंदोलन इनका सफल होता है। अब साथियों यहां पर देख पा रहे हो कि क्या होता है कि जब नमक आंदोलन प्रारंभ होता है, धीरे धीरे यह गुजरात से दूसरे स्टेट भी पहुंच जाते हैं और अंग्रेज लोग इनके ऊपर डंडा भी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यह दांडी मार्च के जितने भी लोग थे, नमक सत्याग्रही जितने भी थे, वे अंग्रेजों को जवाब नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमारी जीत सत्य और अहिंसा के बल पे हो। मैं अंग्रेजों के साथ लड़ना नहीं चाहता, मैं अंग्रेजों के साथ विनय के माध्यम से आजादी लेना चाहता हूं। धर्म सत्य अहिंसा के बल पर यह हमें आजादी चाहिए। तो इस प्रकार से देख पा रहे हो कि गांधी जी का भी बहुत अहम भूमिका रहा और एक देख पा रहे हो कि डंडे के बल पर, एक सत्य अहिंसा के बल पर इन्होंने आजादी ले ली। ठीक है, चले तो इस प्रकार से देख सकते हो कि गांधी जी का अहम भूमिका रहा। नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, तो कई नेताओं ने मिलकर के काम किया और उसके बाद ये आज का दिन हमें देखने को मिलता है। हम राहत की सांस ले पा रहे हैं। तो साथियों आप सबको नमस्ते, राम राम। ये कक्षा कैसी लगी आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि आपके प्रिय नेता इनमें से कौन है और आजादी दिलाने में आपके अनुसार से सबसे अधिक किसकी भूमिका रही। धन्यवाद।